आपने जितनी भी तैयारी की है वो कभी भी अभी बेकार नहीं जा सकती। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो भी आपने पढ़ रखा है वो अल्टीमेटली आपको अच्छा फल देगा। Hello guys, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I, Tanu Katia, your host, is here with Vishwajit, who has cleared IBPS clerk and RBI assisted 2021 examination, to share his preparation journey and strategy. So let's meet him. Hi Vishwajit, how are you? हाय मैम, हाउ आर यू? I'm good. So welcome to our show. So पहले ये बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज आके कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया इंटरव्यू देने के लिए। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैम मम्मी है, पापा हैं और भाई है। अच्छा, तो उससे पहले मतलब आपके पापा क्या करते थे और आपने मतलब बैंकिंग क्यों चूज़ किया? आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया बैंकिंग को लेकर? मैम स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी करी है ग्रेजुएशन में। उसमें मेरा करियर उतना मेरे को लग नहीं रहा था कि ज़्यादा ग्रोथ होगी करियर में, क्योंकि बीएससी मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे परसेंटेज भी वहाँ पे कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़्यादा सही लगेगा। तो मैंने जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने स्टार्ट किया सीजीएल की प्रिपरेशन करना। देन उसके बाद मैंने सीजीएल की 1 to 1.5 ईयर्स मैंने सीजीएल की प्रिपेयर किया। उसके बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा टाइम लेता है सीजीएल, 3 to 4 ईयर्स इसको ज्वाइनिंग में लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा साथ साथ में बैंकिंग का एग्ज़ाम भी मेरे को देना चाहिए, इसलिए फिर मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया। मैंने कई एग्ज़ाम दिए, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क भी दिया है मैंने, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ भी दिया है मैंने, आरबीआई असिस्टेंट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने। तो उसके बाद मेरा आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ 2021 वाला और आरबीआई असिस्टेंट 2021 वाला, और सीजीएल का रिज़ल्ट अभी अवेटिंग है 2020 वाला। ओके, आप कहीं और जा रहे थे और बैंकिंग कहीं और से आ गई? नहीं मैम, वो अब गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए, मतलब इतना टाइम हो गया 3 साल में, अब ज्वाइनिंग मिलेगी। उससे पहले हमारे पास कोई भी जॉब होनी चाहिए ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मेरे को जॉब पहले मिल जाए तो मैं सीजीएल बाद में ज्वाइन कर लूँगा। राइट। तो मतलब अगर अभी आपका अगर सीजीएल में सिलेक्शन हो गया तो आप बैंकिंग छोड़ देंगे? नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं सीजीएल में ज्वाइन करूँगा, बट जैसे ही मेरा आरबीआई असिस्टेंट हुआ तो मेरे को लगा कि आरबीआई काफ़ी बेटर है सीजीएल से। तो मैं आरबीआई में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। राइट। तो चलिए फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए हमारे एस्पिरेंट्स को कि आईबीपीएस, एसबीआई का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसा कुछ डिफरेंस होता है आरबीआई में कि नहीं होता है? नहीं मैम, प्रीलिम्स का सेम होता है सिलेबस और मेंस का भी लगभग सेम ही होता है। इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड होता है कंप्यूटर, जो कि कंपलसरी है। 40 मार्क्स की कंप्यूटर आनी है इसमें। तो इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। बाकी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और भी जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सब में सेम सिलेबस है। ओके, और इंटरव्यू की अगर बात करें तो? इसमें मैम इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि क्लैरिकल एग्जाम है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो इंटरव्यू की जगह पे क्या होता है? इसमें टेस्ट होता है एलपीटी, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो कंडक्ट होता है। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। तो इसमें भी प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्वांट्स था। तो क्वांट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वांट्स में मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई, कौन से टॉपिक्स आपने सबसे ज़्यादा फोकस किए या एक एस्पिरेंट को फोकस करने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? तो मुझे पूरा A to Z बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मैम मेरी जर्नी क्वांट्स की ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे को बताया मैंने आपको बताया मैंने कि सीजीएल का प्रिपेयर किया मैंने। तो उसमें क्वांट्स मतलब अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सीजीएल में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है मैथमेटिक्स की। तो मैंने सीजीएल का स्टार्ट किया। तो मैंने मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मेरे को इसमें बैंकिंग में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस जैसे प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो मैंने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की थोड़ी, और बाकी मैंने मैनेज कर लिया। बाकी मैथ्स की मेरी ज़्यादा कुछ मतलब थी नहीं, स्ट्रॉन्ग था मैथ्स मेरा। और रिसोर्सेज अगर आपसे कोई बुक्स मतलब जानना चाहे तो? रिसोर्सेज में मैम मैंने गगन प्रताप सर का कोर्स लिया था, प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच होता था उनका, वो कोर्स लिया मैंने, उसको ख़त्म कर लिया। वो 6-7 महीने का था। उसको ख़त्म करने के बाद मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने मॉक्स लगाए थे कम से कम 100 से 150 सीजीएल के लगाए थे, बट आरबीआई में ऐसा कुछ नहीं लगाया मैंने। ओके, तो अगर जैसे एक एस्पिरेंट है मान लीजिए, उनको क्वांट्स में थोड़ा डर लगता है,
तो ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे जो मतलब इजी हो और उनसे मार्क्स भी मिल जाए, कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स आप देना चाहो एस्पिरेंट्स अगर को? बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको करने ही है स्टार्टिंग में, वो सबसे इजी होते हैं। अगर उसको नहीं करोगे तो मेरे को नहीं लगता कोई स्कोर कर देगा इतना ज़्यादा प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में होता है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक्स होता है और इनपुट नहीं क्वाड्रेटिक्स होता है और नंबर सीरीज़ होता है और एक दो टॉपिक होते हैं, तो वो सबसे पहले करने होते हैं क्योंकि वो देखा गया मतलब ट्रेंड चलता है कि वो ईजी आता हमेशा, तो उसको फर्स्ट गो में आपको वही करना चाहिए सबसे पहले। फिर आपको लगे कि अगर डीआई अगर उसके अंदर 2 आ रही हैं तो एक ईजी होती है हमेशा, तो आपको कोई भी एक डीआई पहले अटैम्प्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अर्थमेटिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक में जो आपको आता है सबसे पहले वही करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि मैंने नहीं पढ़ा उसी टाइम पे उसको स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन पे आना है जो जिसमें टाइम बच गया, फिर बाकी क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है। ओके। और मैडम मैं बता दूं कि स्किपिंग ये मतलब एक टेक्निक है, ये स्किप करना जिसको आता है वो सारा पेपर अटैम्प्ट कर सकता है, अगर स्किप उसने टाइम पे स्किप नहीं किया तो। अगर वो स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन उठा लेता है, उसको सोल्व करता है, तो मेरे को लगता है उसका सारा टाइम उसी में चला जाएगा, क्योंकि एक ईगो भी आ जाती है कि मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है फिर भी क्यों नहीं हो रहा। मे बी वो क्वेश्चन गलत हो, बट स्किपिंग आनी चाहिए आपको। राइट। तो इसके बाद अगर हम रीजनिंग पे चलते हैं, तो रीजनिंग में आप मुझे पहले तो रिसोर्सेज बताइए, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज किए थे, कौन कौन से टॉपिक्स एक एस्पिरेंट को ज़रूर ही करने चाहिए जो एग्ज़ाम में उनके फुल श्योर शॉट हो, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी रीजनिंग को लेके? मैम रीजनिंग मैंने सीजीएल का प्रिपेयर किया था, तो थोड़ा रीजनिंग वहाँ से हो गया था, बट बैंकिंग में क्या होता है उसमें थोड़ा सा अलग सिलेबस रहता है रीजनिंग में। यहाँ पे पजल्स आती हैं मेनली, प्रीलिम्स में 3 से 4 पजल क्लैरिकल एग्जाम में आती है और पीओ में 4 से 5 पजल आती है। तो मेरे को लगा ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है मेरे लिए रीजनिंग। तो मैंने यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट डालते हैं सारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं आप, वहाँ पे मैंने फ्री कंटेंट देखा यूट्यूब से, वहाँ से पजल्स मैंने हर एक टीचर से डेली 1-2 ऐसे करता था मैं। मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं सीजीएल का प्रिपेयर करता था, तो 3-4 दिन कभी ऐसे बीच में निकाल लिए, पजल कर लिए मैंने। फिर उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, जैसे इनइक्वालिटीज़ हो गया और सिलोजिज्म हो गया, इसमें थोड़ा अच्छा लेवल रहता है सीजीएल से, तो मैंने उसका भी थोड़ा देख लिया, तो ऐसे ही प्रिपेयर किया मैंने। और एक सर है अंकुश लांबा, मेरी एक दोस्त है लक्ष्मी, वो मेरे को सेंड करती थी उनकी वीडियोस, उनका सीरीज़ था, मतलब 100 प्लेलिस्ट बना रखी थी, 100 क्वेश्चन फॉर आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, क्लैरिकल लेवल, तो मैं वो सोल्व करता था। ओके। ऐसे मैंने अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग की। ओके। तो हमारे एस्पिरेंट्स का ना एक बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि कितने पजल सॉल्व करनी चाहिए एक दिन में? तो आप सिंस आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? मैम ये डिपेंड नहीं करता कि कितने पजल करें, ऐसा नहीं है कि 1000 पजल कर लोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं पजल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, इवन 90% स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता पजल स्टार्टिंग में, बट जैसे ही आप डेली प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन 4-5 दिन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए आप, तो उसमें पकड़ बनाना बहुत इजीली है अगर आप डेली स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और डिपेंड करता है बच्चों पे वो कितने पजल पे, मे बी उनको अगर उनकी पजल बहुत वीक है तो उनको डेली 3 से 4 पजल करनी चाहिए। अगर उनको और ज़्यादा दिक्कत है तो कम से कम 10 पजल डेली करेंगे, एग्ज़ाम तक हो जाएगा इजीली। और ऐसी कोई टिप्स और ट्रिक्स आप देना चाहें, कोई आपने जो तैयारी करते करते अगर आपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बनाए हो पजल सॉल्व करने की, कोई शॉर्टकट मेथड्स? नहीं, पज़ल की वैसे कोई ट्रिक बताई नहीं है, जैसे आप कोई भी टीचर से फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी आपको ट्रिक बताते हैं, तो आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि आपने जिस भी टीचर से पज़ल पढ़ लिया आप उसी टीचर्स को फॉलो करें, बार बार 2-3 टीचर्स चेंज ना करें आप, क्योंकि वो ट्रिक आपको हर टाइम काम आने वाली। राइट। तो हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, किसी को ग्रामर समझ में नहीं आती, किसी को दिक्कत होती है, इतने सारे रूल्स होते हैं उनको याद करने में कि कैसे करें, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इतने सारे आते, इतने बड़े बड़े आते, टाइम चला जाता है उनको रीड करने में। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश को लेके? मैंने बताया आपको मैं सीजीएल का प्रिपेयर कर रहा था, तो इंग्लिश थोड़ा बहुत तो वहाँ से हो गया था, पर बैंकिंग में थोड़ा अच्छा लेवल आता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ज़्यादा आता है। सीजीएल में तो ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, बट इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ज़्यादा आता है, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया। वैसे मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है, मेरे को ज़्यादा मतलब उतनी नहीं है कि बहुत अच्छी है मेरी इंग्लिश, ठीक ठाक है, मैं चला लेता हूँ। एक तो बोलते थे बच्चे मेरे को एडिटोरियल पढ़ने के लिए द हिंदू का, तो वो मैंने कभी फॉलो नहीं किया कि मेरे को लगता था बोरिंग, क्योंकि बोरिंग काम मैं साइड में कर देता था। मैं देखता था इसके बिना भी हो सकता है कि नहीं क्रैक, और बहुत लोगों ने क्रैक किया है, इसके बिना भी इजीली हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पैसेज तो आते ही हैं, प्रीलिम्स में एक पैसेज ज़रूर होगा,
8-10 नंबर का, तो आप डेली 1-2 पैसेज डेली करें, उसको सोल्व करें, और क्लोज टेस्ट सोल्व करें डेली, और 2 से 3 पैरा जंबल आप डेली सोल्व करें, तो आपकी स्पीड बन जाएगी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में स्पीड बनाना, जैसे आपने बोला आपकी स्पीड बन जाएगी, तो स्पीड बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? इंग्लिश में उतनी तैयारी करने की मेरे को लगता नहीं है ज़रूरत है कि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ऐसा। इंग्लिश में आप रीड करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, उससे हो जाता है काम इंग्लिश में। सो बेसिकली प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी और प्रैक्टिस से ही आपकी और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मे बी वोकेबलरी में आ सकती है। वोकेबलरी आप डेली नोट डाउन करेंगे तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। ओके। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो वो जो प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है ना कि अरे 1 ही महीना बाकी है, अब क्या करें, ये भी करना है, कहीं ये तो नहीं छूट गया, कहीं वो तो नहीं रह गया। तो 1 महीने पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और आपका क्या माइंड सेट था, और बेसिकली एस्पिरेंट्स को क्या माइंडसेट रहना चाहिए, उनका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 1 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम? मैम, जितना भी आपने पढ़ लिया उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहें, जो भी पढ़ा है वो एग्ज़ाम में तो काम आने वाला है, बट जो लास्ट 1 मंथ है उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम नियर आ गया है। ठीक है, उन टॉपिक्स पे काम कीजिए जो आपको लगता है कि मैं वीक हूँ इस पर, ये जाके मेरा पेपर बेकार कर सकते हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे पज़ल वगैरह पे दिक्कत होती है तो लास्ट में पज़ल ज़्यादा करें आप, और बाकी इंग्लिश में मैंने बताया आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे ध्यान दें, बाकी सब हो जाता है। तो जैसे आपने बोला प्रैक्टिस करें जो, तो क्या आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देते थे या PYQs देते थे? उनका क्या इंपॉर्टेंस है एक प्रिपरेशन जर्नी में? मैडम, मैंने बताया कि CGL का मैं प्रिपेयर करता था, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं था, तो मेरे को 1-2 वैसे मैंने मॉक दिए थे, 3-4 मॉक दिए थे मैंने दोस्त के कहने पे। दोनों एक साथ देते थे, हम टेस्ट करते थे कि इसका अच्छा मॉक हो रहा है, तो ऐसे मैंने 3-4 मॉक दिए। तो मैं एक टेक्स्ट बुक का मॉक देता था, 3-4 मॉक उनके दिए मैंने, और वैसे ज़्यादा मॉक दिए नहीं। मेरे को लगता है कि आप मॉक भी दे सकते हैं, वो गलत बात नहीं है कि मॉक नहीं दोगे तो स्कोर आपका नहीं आएगा, बट मॉक तो देने चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ, मॉक देने से पहले जब भी आप प्रैक्टिस करें ना, उसको मॉक समझ के ही प्रैक्टिस करें। जब भी सर या फिर कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो उसी के सामने जो भी वो टाइमर देते हैं उनके सामने उतने टाइम में सोल्व करें। मैं हमेशा जब भी प्रैक्टिस करता था मैं उसको मॉक समझ के प्रैक्टिस करता था। एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं उस पर तो बिल्कुल भी मतलब क्या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अभी तो स्लो करते हैं, और मॉक में आते हैं ना जब दिखाएंगे हम अपनी स्पीड, तो ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे स्पीड नहीं आएगी आपकी। अगर आप पहले से ही स्पीड बना के चलेंगे तो ही मॉक में स्पीड आएगी आपकी। तो मैं कहता हूँ जब भी आप प्रैक्टिस करें, कुछ भी सोल्व करें, पजल, मैथमेटिक्स या इंग्लिश, तो उसी टाइम पे क्विक आपके आंसर होने चाहिए उस टाइम पे। ओके। तो हम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से 1 दिन पहले चलते हैं। आपका मान लीजिए कल प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर प्रीलिम्स नहीं अच्छा हुआ तो मेंस ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, एक आपका माइंडसेट क्या था, और एस्पिरेंट्स का क्या माइंडसेट होना चाहिए 1 दिन पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम के? मैम, 1 दिन पहले तो मेरे हिसाब से सबको रेस्ट करना चाहिए। 1 दिन पहले एंजाइटी बहुत होती है, मे बी आपका एग्ज़ाम बेकार हो सकता है उससे, तो 1 दिन पहले सबको रेस्ट करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को देखना है तो जैसे मेमोरी बेस्ड आता है, तो देख लो किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है, क्या मैंने पढ़ा हुआ इस लेवल का कि मेरे से हो जाएगा, तो वो देख सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की लास्ट डे में मैं कभी बोलता नहीं कि वो सही है। लास्ट डे में आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। लास्ट डे से हम चलिए, सुबह हो गई, एग्ज़ाम डे आ गया, तो एग्ज़ाम में आपकी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी? आपने कुछ सोच रखा था कि आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे, या फिर क्या आपके अकॉर्डिंग क्या सही तरीका हो सकता है पेपर अटेम्प्टिंग का? पहला सेक्शन तो इंग्लिश स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश में वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। अब 3 सेक्शन है इंग्लिश प्रीलिम्स में, 3 सेक्शन होंगे, तो 3 सेक्शन में वही करना है जो आपको पहले आता हो, जो सबसे ईजी लगे आपको, आपने देख रखा वही सबसे पहले करना है, चाहे वो कुछ हो। इंग्लिश में सबसे पहले ये मिसलेनियस होते हैं, जो एरर हो गए, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए, ये एरर डिटेक्शन, ये क्या होता है, फिलर्स होते हैं, वो करने हैं आपको सबसे पहले। उसके बाद आप अगर आपके पैराजम्बल में मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप पैराजम्बल भी सोल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद आप पैसेज पे आइए, क्योंकि वो 8 से 10 मार्क्स का होता है, उसको छोड़ दिया तो फिर 8 से 10 मार्क्स चले जाएंगे। उसको जल्दी से रीड कर लो, कम से कम 10 मिनट बचा लो उसके लिए, उसको रीड करो, उसके सारे आंसर करो, पर पहले आपको वो करने हैं जो आपको आता है। सेम फॉर रीजनिंग में भी वही करने हैं। सबसे पहले सिलॉग्स करना है, इनइक्वालिटीज़ करना है, और भी जो छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको ईजी लगते हैं उनको सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर वो छूट गए तो बाद में फिर पज़ल ऐसा होता है कि पज़ल कम से कम 5-6 मिनट लेगा, बड़ी पज़ल होती है, तो उसमें आपको 5-6 मिनट का टाइम होना चाहिए आपके पास लास्ट में।
अगर मान लो आपके पास 2 ही मिनट पड़े तो क्या करोगे? तो वो छोटे क्वेश्चन 1-2 होते हैं वो डायरेक्शन वाले, उसको छोड़ दो लास्ट में। मेरे को लगता है कि वो लास्ट में करनी चाहिए 1-2 क्वेश्चन डायरेक्शन के, क्योंकि वो 2 मिनट में आप ना तो पजल कर पाओगे ना कुछ नहीं कर पाओगे, वेस्ट चले जाएंगे। तो 2 मिनट में डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन होता है 1 नंबर का, वो कर सकते हो आप। तो जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसमें होता है 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट? कि डर होता है कि कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए, सारे सॉल्व करने, तो वो स्पीड कैसे मेंटेन करें? मैम स्पीड तो ऐसी आएगी कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी। और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, जो क्वेश्चन आपको सबसे ईजी लगता है, जो आपने बार बार किया है, उसको पहले करें, वो छूट ना जाए कहीं। वो जल्दी हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ही आपने कोई मुश्किल क्वेश्चन उठा लिया, मे बी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और सारा पेपर बेकार हो सकता है। तो आप वही क्वेश्चन उठाए सबसे पहले जो आपको आता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। और रीजनिंग में जैसे आप करेंगे तो पज़ल है ना, कम से कम 4 से 5 पज़ल आएंगी, तो उसमें से स्टार्टिंग में 3 से 4 पज़ल आप पहले सोल्व कर लें। और एक पज़ल में भी वो हमेशा नहीं होगी कि आप 100 में से 100 अटैम्प्ट कर देंगे, तो एक पज़ल आप छोड़ दें लास्ट में, क्योंकि ऐसा पेपर वो सेट करते हैं। ट्रेंड देखा गया कि पूरे पज़ल आप नहीं कर पाओगे 35 में से 35। हाँ, कुछ बच्चे कर लेते हैं 35 में से 35, पर आपको कभी भी हाई स्कोर का नहीं सोचना। आपने देखना है कि मेरा बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, आपकी अटैम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए बस। ओके, तो प्रीलिम्स हो गया, चलिए फिर अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंस की तैयारी आपने प्रीलिम्स के साथ साथ की थी या अलग की थी? नहीं, मेंस और प्रीलिम्स की कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि एक ही साथ तैयारी होती है इनकी। अब मैथ्स पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट करिए, जो प्रीलिम्स लेवल में आता है। उसके बाद जो मेंस लेवल में क्या होता है, जो आपने अर्थमेटिक पढ़ी है, जैसे हो गया पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क में आता है जो, और बाकी आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, और भी टॉपिक्स हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, उनको मिक्स करके एक डेटा इंटरप्रिटेशन बना देते हैं वो। इसलिए वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 3 टॉपिक मर्ज हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूज़ करेंगे उसको, देन उसके बाद एक और वैल्यू निकालेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं मानता हूँ पहले प्रीलिम्स का थोड़ा थोड़ा करते जाएँ, प्रीलिम्स से पहले ही मेंस का स्टार्ट कर दें। मेंस के 1-2 क्वेश्चन आप पहले ही सोल्व कर लें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेंस में बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये तो नए नए क्वेश्चन है, मैं कैसे सोल्व करूँगा उधर। तो आप पहले सोल्व कर लें तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। ओके, तो आपने कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ की थी मेंस के लिए? बस नहीं, मेंस के लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। और मेंस में क्या होता है, जो जनरल अवेयरनेस होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर होता है उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेंस का। तो मैंने बताया कि मेंस का तो आपको पहले से स्टार्ट करना है, और मेनली जनरल अवेयरनेस है, वो तो आपको कम से कम 4-5 महीने करंट अफेयर्स आपको करनी होती है पहले। वो कभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं 15 दिन में सारे करंट अफेयर्स याद कर लूँगा और मैं कर दूँगा वहाँ पर जाके, ऐसा होता नहीं है। तो कम से कम आपको 4-5 महीने पहले से करंट अफेयर्स डेली फॉलो करने होते हैं। देन उसको उस टाइम पे रिवाइज़ कर सकते हो और क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपका स्कोर बेटर हो। आप ये नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठा हूँ 5-6 महीने का, तो वो नहीं हो पाएगा लास्ट में। करेक्ट। तो करंट अफेयर्स हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक रहा है सबके लिए, कि इतने सारे डेट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, और इतना कुछ हो रहा होता है न्यूज़ में कि किसी को याद नहीं रहता है। तो आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स के लिए कि कैसे सारी डेट्स फैक्ट्स सब याद रखें? और प्लस ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ करंट का देखना है, आपको एटलीस्ट 5-6 महीने पहले का भी न्यूज़ पता होना चाहिए, राइट? तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैडम मैं CGL का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें हिस्ट्री पॉलिटी ये सब कुछ आता है, तो मेरे को GA थोड़ा डीपली प्रिपेयर करना पड़ गया था उसमें। तो उसमें करंट अफेयर्स मैंने 1 ईयर 1.5 ईयर का मैंने पढ़ा था उसमें। तो उसमें क्या कहते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम मैंने जब दिए उसमें काम आ गया मेरे को करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीने का तो आपको करना है, पर आप कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए। मैं अड्डा 247 को फॉलो करता था, आशीष गौतम सर पढ़ाते थे उस पर। वो उनका डेली करंट अफेयर्स देखता था, 1 आवर का सेशन होता था उनका, वो डेली देखता था। पर जैसे ही मंथ कंप्लीट होता था कोई भी मंथ, तो उसके मंथली मैं रिवाइज़ करता था किसी और सोर्स से, वहाँ से नहीं करता था मैं, कोई और सोर्स होता था मेरा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा ना नया तो वो भी कवर हो जाएगा और साथ में मेरी रिवीजन भी हो जाएगी। तो ऐसे ही 5-6 महीने के मैं ऐसे रिवाइज़ कर लेता था। देन उसके बाद मेरे को थोड़ा अच्छा स्कोर करना था इसमें GA में, तो मैं क्या करता था, मैं टॉपिक वाइज निकाल लेता। टॉपिक वाइज जैसे फेस्टिवल्स हो गया, जैसे न्यूज़ इन फेस्टिवल्स कौन कौन से आए, तो उनकी कंपाइलेशन होती है, वो वीडियो से देख लेता था। और जैसे इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स, ये 6 महीने में कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ है, उसकी थीम्स क्या है, वो भी मैं एक ही वीडियो से देख लेता। अवार्ड्स हो गए, और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, या फिर कुछ ये जैसे भारत रत्न हो गए, तो ये 6 महीने का नहीं आएगा, ये मे बी 1.5 ईयर 2 साल पुराना भी आ सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बहुत होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, वो आएंगे पेपर में। तो उनको कवर करना अलग से, और कुछ स्टैटिक जीके होता है। और मैं देख रहा हूँ ट्रेंड में, जैसे GA में क्या आ रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हमेशा आ रही है,
तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये थी आपकी पूरी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। तो इसके बाद अब हम चलते हैं, हमने सारी प्रिपरेशन कर ली, फिर हम 1 महीने पहले पहुंचते हैं कि 1 महीना बचा है अब सिर्फ, वो भी मेंस के एग्ज़ाम के लिए। ये सेकेंड लास्ट सिचुएशन होगी हमारे लिए कि अब नहीं हुआ तो फिर से दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो 1 महीने पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैं मानता हूँ कि जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, थोड़े इतने जल्दी भी नहीं होते, कम से कम 7-8 महीने का प्रोसेस होता है इनका। तो मैं मानता हूँ कि आप एक ही बार में प्रिपेयर कर लें, अपनी पूरी जान एक ही एग्ज़ाम में लगा दें पहले। जैसे मैं CGL का प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने एक ही बार जितना भी मतलब एफर्ट्स है मैंने सारे लगा दिए, तो इसमें मेरा क्लियर हो जाएगा। रिज़ल्ट अवेटिंग है। बट क्या आपने जैसे भी अब ये 1 महीना रह जाता है ना, तो आपको उसमें जितना भी आपके जितने एफर्ट्स है वो सारे लगा देने उसमें, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। तो मतलब ऐसा कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी थी आपकी कि अब बस 1 महीना बचा है तो मैं ये कवर करूँगा, ये पढ़ूँगा, कोई टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल मैम सबका अलग अलग होता है, मैंने बना रखा था वैसे, ऑल्दो वो फॉलो नहीं होता था मेरे से, मैं 1 महीने में चेंज कर देता था उसको, क्योंकि चेंज करना भी ज़रूरी है। यूँ नहीं है कि आप 6 महीने एक ही शेड्यूल चला रहे हो, वो नहीं पाएगा। जैसे आपको लगता है कि जैसे मैंने मैथ्स का बनाया था, 3 से 4 घंटे में मैथ्स पढ़ता था डेली, चाहे कुछ हो जाए। इंग्लिश का मैं कभी कभी 2 घंटे पढ़ता था, कभी कभी आधा घंटा भी पढ़ता था, इंग्लिश में मेरा उतना था नहीं। और GA में डेली पढ़ता था, करंट अफेयर्स में पढ़ता था। और ये जैसे भी 1 महीने पहले आते हैं ना एग्ज़ाम से, तो आपको वही टॉपिक्स करने चाहिए जो आपको लगता है कि मेरे को ये इसमें मेरे मार्क्स गंवा सकता हूँ मैं, तो उसी में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए 1 महीने पहले। ओके, तो 1 महीने से हम फिर से 1 दिन पे चलते हैं। 1 दिन पहले एग्ज़ाम के आपके क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैम मैं तो चिल था 1 दिन पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं स्ट्रेस थी। नहीं? मेरा CGL का एग्ज़ाम था 29 जनवरी को, और इसका IBPS मेंस का IBPS क्लर्क मेंस का था 25 जनवरी को, और 22 जनवरी को IBPS PO मेंस का। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था मेरे को CGL करना है, और मेरे को इतना टाइम भी मिलता नहीं था, तो मैंने सोच लिया था नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CGL मैंने प्रिपेयर कर रखा था, उससे हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैं इतना चिल था कि मेरा एग्ज़ाम वैसे ही अच्छा चला गया, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे चिल होना ज़रूरी है। आप टेंशन लेके जाओगे, मे बी वो एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं हो सकता। राइट। तो लास्ट टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए आपका। ओके, तो आपकी कोई मेंस को लेके कोई डिफरेंट पेपर स्ट्रैटेजी थी, पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच थी आपकी? नहीं, मेंस की स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है और मेंस की अलग होती है। प्रीलिम्स में आपको स्पीड ज़्यादा दिखानी पड़ती है, जबकि मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में वही क्वेश्चन करने होते हैं जो आपसे हो जाए, उसमें स्पीड की बात, बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी तो प्रीलिम्स में भी मैटर करेगी आपकी, मेंस में भी मैटर करेगी। बट मेंस में ऐसा नहीं है कि आप सोच के चले जाओ मैं यही वाले क्वेश्चन करूँगा आज, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन आपको मेंस ऐसा होता है कि SBI PO क्या होता है, उसमें कई बार वो क्वेश्चन नए बना देता है, तो उसमें ये सोच के नहीं जा सकते कि मैं ये वाले क्वेश्चन कर दूंगा, DI कर दूंगा, मेरी इतनी अच्छी DI होगी है। बट ऐसा हो नहीं सकता। जो क्वेश्चन आपको उस टाइम पे इजी लगेगा आपको वही अटैम्प्ट करने चाहिए, और आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, उसी टाइम पे आपको स्किप करना है। तो हमारा मेंस भी हो गया। IBPS क्लर्क में आपका इंटरव्यू होता है? IBPS क्लर्क में नहीं होता मैम, क्लैरिकल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, तो अगर हम RBI असिस्टेंट की बात करें उसमें LPT होता है? हाँ, उसमें LPT होता है। ओके, तो क्या होता है LPT, कैसे होता है, थोड़ा सा प्लीज़ हमारे एस्पिरेंट्स को ब्रीफ करिए। मैम पहले जैसे मेंस आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको LPT के लिए बुलाया जाता है, जो कि होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें बेसिकली लैंग्वेज का टेस्ट होता है। आपने जिस रीज़न से फॉर्म भर रखा है, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज प्रेफर्ड है उसमें वो टेस्ट होता है। जैसे मैंने चंडीगढ़ से भरा था, तो चंडीगढ़ में हिंदी लैंग्वेज से टेस्ट हुआ था, तो हिंदी में 100 मार्क्स का वो पेपर आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स ईच होता है। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर होता है? हाँ, सब्जेक्टिव पेपर होता है। उसमें पैसेज आता है, एक बेसिकली पैसेज आता है, वो सोल्व करना होता है 5 क्वेश्चन होते हैं, उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो सारे ही पैसेज फॉर्म में आते हैं कि कुछ ऐसे राइटिंग वगैरह होता है? नहीं, ओनली पैसेज आता है, उसी पैसेज में से 5 क्वेश्चन होते हैं, वही अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। ओके, तो ये था LPT के सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए, तो रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो हाउ वाज योर रिजल्ट डे? मैम मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए। आपको पता ही है कि मिड क्लास फैमिली में जॉब लगती है तो कितनी खुशी होती है, तो सभी खुश थे। तो कैसे पता चला था रिजल्ट के बारे पे? मतलब रिजल्ट मैम इनका फिक्स होता है कि 1 अप्रैल को आता है। IBPS PO का और IBPS क्लर्क का 1 अप्रैल को आता। हालांकि मेरा IBPS PO में नहीं हुआ था, इंटरव्यू गया था मैं देने, बट उसमें नहीं हुआ, IBPS क्लर्क में हो गया था। मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी बैठी थी साथ में।
और आरबीआई असिस्टेंट का? आरबीआई असिस्टेंट मेरे को जैसे उसमें पहले ही पता लग जाता है कि आपका होने वाला है, क्योंकि हमने ग्रुप बना रखा था टेलीग्राम पे, तो उस पर सब ने अपना स्कोर कार्ड डाला हुआ था, तो उस पर रैंक पता चल गई थी कितनी रैंक पे मिल जाएगा। वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमने पहले प्रेडिक्ट लिया था कि हो जाएगा इसमें फाइनली। ओके, बट तब भी जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो खुशी अलग ही होती होगी। खुशी मैम मेरे को फर्स्ट जॉब से ही आई थी, आईबीपीएस क्लर्क से। ओके ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप वर्किंग थे आईबीपीएस क्लर्क में, कौन से बैंक में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन में। तो थोड़ा सा उसके वर्क कल्चर के बारे में बताइए, कैसी थी जॉब, आपको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी? बेसिकली मैम बैंकिंग जॉब में ये कि आपको कस्टमर से डील करना होता है, कस्टमर की जितने भी नीड्स हैं उनको आपको सेटिस्फाई करना होता है, उनको जो भी है नॉर्मली नेफ्ट आरटीजीएस से एक आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी होती है उनको। ये क्लैरिकल में ये काम था मेरा मैम। अच्छा, तो हमने आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान लिया, बट ऐसा कुछ डूज एंड डोंट्स जो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी से बाकी एस्पिरेंट्स को बता पाएंगे कि ये ज़रूर करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, जो आपने अपने खुद की जर्नी से सीखा हो? हालांकि मैंने सीजीएल का प्रिपेयर किया था, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप कोई भी एग्ज़ाम करें तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम टारगेट करें, बाकी एग्ज़ाम टारगेट ना करें। मैंने कभी बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया था, टारगेट मेरा एसएससी का था, एसएससी सीजीएल का था। मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं बैंकिंग में, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने से हो गया। बट आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम टारगेट करें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करें, ज़्यादा एग्ज़ाम को टारगेट ना करें। मे भी ऐसा हो कि कोई भी एग्ज़ाम आपका ना निकले। और दूसरी मेरे को लगता है कि मेरी मिस्टेक थी शायद वो, इंग्लिश मेरी मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक थी, एवरेज से ऊपर थी, पर मे भी उससे अच्छा मैं कर सकता था। आपको हिंदी एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, हिंदू में भी कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, वो टाइम्स इंडिया हो सकता है, एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है, खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। ओके। और कोई ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए बट आपने की थी, वो आपको बाद में रियलाइज़ हुआ था कि ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मॉक्स होते हैं, कई मॉक्स होते हैं बहुत हाई लेवल के होते हैं मॉक्स, मेरे को नहीं लगता वो हाई लेवल इतना मॉक आपको करना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में कभी नहीं आने वाला। आपको वही लेवल करना चाहिए जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है, उसी मॉक्स को आपको बार बार करना चाहिए। ये नहीं कि आपको इतना लेवल है कि आपने हाई लेवल कर लिया, अब ये सोल्व कर लिया तो मैं दूसरा भी कर लूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हाई लेवल कर लोगे तो बाकी सब भी कर लोगे। आपको वही लेवल करना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले, एक दिन पहले तो आप रेस्ट करें, 4-5 दिन पहले आप वो सोल्व करें पेपर जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उससे पिछले साल आया। जैसे 2021 का दे रहे हैं तो 2020 का आपको सोल्व करना चाहिए, तो एग्ज़ाम में उसी लेवल का आता है। कोई भी मॉक वैसे बना नहीं सकता उस लेवल को, तो आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए लास्ट टाइम। तो बेसिकली इधर उधर ना भटके, अपने जो आपने अभी तक जो तैयारी की है उसी पे सिर्फ फोकस करें, राइट? हाँ, उसी पे फोकस किए, और मेनली आपको प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, पेपर वैसा ही आता है, कोई भी मॉक टेस्ट वैसा नहीं बनाता। ओके, राइट। तो ये तो हमने आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान लिया, सारी स्ट्रैटेजीज जान ली, सब कुछ जान लिया। तो अब थोड़ा सा फन सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना होगा। ओके, सो आर यू रेडी फॉर इट? व्हाट मेक्स यू सैड? फेलियर। व्हाट मेक्स यू एंग्री? एंग्री, दूसरों के ओपिनियन में। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? जो मेरे ओपिनियन से मैच कर जाए। ओके, do you use your own Netflix or you use your somebody else? Somebody else. What is your guilty pleasure? गिल्टी प्लेजर, ओके, इंस्टाग्राम यूज़ करना। What is your go-to karaoke song? मतलब कोई ऐसा गाना जो आपके दिमाग पे हमेशा चलता रहता हो? ओके, वो नया गाना है केसरिया। Okay, what is your last Google search? गूगल सर्च ये RBI। RBI. Which celebrity annoys you the most? annoys you? रणवीर सिंह। What is your last impulse buy? ओके, इम्पल्स बाय, कुछ भी ऐसे बस देखा और ले लिया हो, ऐसे मतलब हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ले लिया। ओके, आईफोन। iPhone. That's nice. So those were some amazing answers. उसके लिए हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है Thank you, from ma'am. our team. थैंक यू। Thank you so much. तो
हमने पूरा एपिसोड कर लिया, आपसे कुछ अच्छे आंसर्स भी जान लिए। अब एक मैसेज आप अगर हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहें फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स की, बैंक की, आरबीआई की, एसबीआई की, तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड। ये मेरा मैसेज है एस्पिरेंट्स को कि नेवर गिव अप। आपने जितनी भी तैयारी की है वो कभी भी अभी बेकार नहीं जा सकती। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो भी आपने पढ़ रखा है वो अल्टीमेटली आपको अच्छा फल देगा। तो मैंने भी यही सीखा है, लॉकडाउन के बाद मेरे को अच्छा फल मिला है। तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। सो नेवर गिव अप। सो हमारे CTW टीम में एक प्रथा है जिसको हम कहते हैं टैग अ टॉपर। तो कोई आप किसी को टैग करना चाहते हैं, आपकी कोई दोस्त जो यहाँ आके अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करना चाहे? मैं एक फ्रेंड को टैग करना चाहूँगा जिनका नाम पारस है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आएँ और यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करें कि कैसे अपने IBPS क्लर्क और ESIC UDC क्लियर किया। सो पारस, आवर टीम विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड आई होप आप भी यहाँ होंगे, अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे हमारे साथ और लाखों एस्पिरेंट्स को इंस्पायर कर रहे होंगे। सो विश्वजीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank you, हियर ma'am. टुडे एंड शेयरिंग योर सच अ वंडरफुल स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड बहुत कुछ इंस्पायर किया होगा। सो गाइज, we'll be back with another episode. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.